Hello everyone, I'm Shruti Mishra. Welcome to my channel Blaze on Mantra. Today I brought for you a new video on Indian Penal Code 1860. So आज से हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस शुरू करेंगे जिसमें हम हर एक एक्ट को पूरा कवर करेंगे चैप्टर वाइज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडियन पिनल कोड का एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि ये क्या है। जो इंडियन पिनल कोड है वो हमारा ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है। यही वो मेन लॉ है हमारे कंट्री में जो क्राइम्स को डिफाइन करता है और उनके पनिशमेंट्स को प्रिस्क्राइब करता है। इसीलिए ये एक सब्सटैंटिव लॉ है। सीआरपीसी की तरह ये प्रोसीजरल लॉ नहीं है। तो इस कोड को बनाया किसने? इसको ड्राफ्ट किया था फर्स्ट लॉ कमीशन ने, जो कि 1834 में बना था। और इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। हम सब जानते हैं कि लॉर्ड मैकॉले ने ही जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। और लॉर्ड मैकॉले ही जो थे उन्होंने इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट किया। इस कोड को ड्राफ्ट करने के लिए लॉर्ड मैकॉले ने नेपोलियनिक कोड से एलिमेंट्स डिराइव किए, लुइजियाना सिविल कोड से भी एलिमेंट्स डिराइव किए। बेसिकली जो 18th-19th सेंचुरी में थ्योरीज ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट जो यूरोप में प्रेवलेंट थे, जो फेमस थिंकर्स ने, जूरिस्ट्स ने दिए थे, उन सबको बेसिस बनाकर हमारा इंडियन पिनल कोड लिखा गया। प्रेजेंटली हमारे इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर्स हैं जो कि 511 सेक्शंस में है और इनमें सारे क्राइम्स डिफाइंड हैं, पनिशमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो जो हमारा इंडियन पिनल कोड है ये एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉ है जिसमें कई बार काफी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं 1860 से लेकर अभी तक। बट ये मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड जो हमारा लॉ है ये अभी भी हमारे लिए वैलिड है। अब हम देखते हैं क्राइम होता क्या है, क्राइम को हम किस चीज को क्राइम कहेंगे। तो क्राइम जो है वो आईपीसी में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। आईपीसी जो है वो ऑफेंस वर्ड यूज करता है, क्राइम नहीं यूज करता। तो जो क्राइम है उसको सेवरल जूरिस्ट्स ने डिफाइन किया है। पहला डेफिनेशन है वो है जॉन ऑस्टिन का। ऑस्टिन कहते हैं क्राइम के बारे में कि क्राइम एक ऐसा रॉन्ग है जिसको परसू करता है सॉवरेन या उसके सबऑर्डिनेट्स। मतलब ऑस्टिन का जो डेफिनेशन है उसका ये मतलब है कि क्राइम एक रॉन्गफुल एक्ट है जिसके अगेंस्ट में सॉवरेन या उसके सबऑर्डिनेट्स, इन द प्रेजेंट सिचुएशन गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट बॉडी, उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। रॉस्को पाउंड का डेफिनेशन देखते हैं। He termed crime as a social phenomena carries a similar view that crime is what prohibited by law, which is in a sense protecting social interest. रॉस्को पाउंड ने क्राइम में सोशल एलिमेंट्स को देखा। उन्होंने कहा कि क्राइम जो है वो एक सोशोलॉजिकल फिनोमेना है और उनका भी यही व्यू है कि क्राइम जो है वो क्रिमिनल लॉ में जो एक्ट्स प्रोहिबिटेड है उनको अगर कोई कमिट करता है तो वो एक क्राइम है और ये सोशल इंटरेस्ट, सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये एक्ट है। ब्लैकस्टोन के डेफिनेशन को देखते हैं। ब्लैकस्टोन डिफाइंस क्राइम एज एन एक्ट कमिटेड और omitted in violation of public law, either forbidding or commanding it. ब्लैकस्टोन का भी सिमिलर ही डेफिनेशन है। उनका भी यही कहना है कि ये ऐसा एक्ट या ओमिशन है जो कि पब्लिक लॉ के वायलेशन में होता है। स्टीफन कहता है crime is a violation of right considered in reference to the evil tendency of such violation as regards the community at large. स्टीफन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो राइट्स, जो सोसाइटी के राइट्स हैं उनको अगर कोई वायलेट करता है तो वो एक क्राइम है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो क्राइम है वो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या निकल के आता है कि ये एक रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो और जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट एट लार्ज को हैम्पर करता हो या वायलेट करता हो। तो इन सिंपल वर्ड्स क्राइम कोई भी एक ऐसा एक्ट है जो सोसाइटी के कॉन्शियसनेस को हिला दे या सोसाइटी को हार्म करे, एट लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज को हार्म करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मर्डर होता है कहीं पर, उस मर्डर से जो मरने वाला आदमी है उसको इंजरी पहुंची है, डेफिनेटली उसके जो नियर डियर वंस हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनका भी लॉस है। बट इसके साथ साथ जो वहां पर सोसाइटी है जहां पर उस आदमी का मर्डर हुआ है या जो लोग भी इस न्यूज को सुनते हैं वो उनके अंदर ये डर बैठ जाता है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो, उनके भी राइट टू लाइफ को कोई वायलेट ना कर दे। तो ये जो एक्ट है, जो मर्डर का जो रॉन्गफुल एक्ट है, ये सोसाइटी एट लार्ज को हार्म कर रहा है। उसी तरह से जो क्राइम है वो
टाइम एंड सोसाइटी और कल्चर पे भी बेस्ड होता है। टाइम और सोसाइटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे बाइगेमी जो है वो अभी हमारे इंडियन पिनल कोड में एक ऑफेंस है, बट पुराने जमाने में इंडिया में ही बाइगेमी वाज क्वाइट एक्सेप्टेबल। तो इस चीज को अगर हम और देखें तो दूसरी कंट्रीज में अभी भी बाइगेमी जो है वो शायद एक पनिशेबल ऑफेंस ना हो। उसी तरह से जो प्रोस्टिट्यूशन है वो इंडिया में एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जबकि बहुत सारे कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल। एक और सिचुएशन देखते हैं जो है हमारा साइबर क्राइम का। जो साइबर क्राइम्स है ये काफी मॉडर्न डेवलपमेंट है, पहले इस तरह का कोई क्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था सोसाइटी में। तो जो इन सारे एग्जाम्पल से हम ये देखते हैं कि जो क्राइम है वो विथ टाइम एंड सोसाइटी चेंज होते रहती है, या उसके अंदर नए डेवलपमेंट्स आ सकते हैं, पुराने जो क्राइम्स है वो रिडंडेंट हो सकते हैं। तो क्राइम जो है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। Now let's look at certain essential ingredients that will constitute a crime. तो पहला ये है कि कोई एक पर्सन होना चाहिए जो उस क्राइम को कमिट करेगा। अगर कोई पर्सन ही नहीं है तो क्राइम कौन कमिट करेगा, किसने क्राइम कमिट किया। जो दूसरा है वो है जो पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है उसका उस क्राइम को कमिट करने के पीछे एक गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। अगर उसका इंटेंशन नहीं है, उसने बाय मिस्टेक उस रॉन्गफुल एक्ट को किया, या बाय इग्नोरेंस किया, या बाय एक्सीडेंट वो एक्ट हो गया, तो दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। एन एक्ट और ओमिशन जिसको हम एक्टस रियस कहेंगे। अब क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। फोर्थ है एन इंजुरी। इस रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन से किसी पर्सन को इंजुरी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और अभी तक हमने देखा जो क्राइम है वो पर्सन जिसको इंजुरी हो रही है उसको तो अफेक्ट करता ही है, और पब्लिक एट लार्ज को भी अफेक्ट करता है। और जिस पर्सन जिसको इंजुरी हो रही है वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब वो एक पर्सन होना चाहिए। किसी एनिमल पे अगर कोई कुछ कर रहा है तो दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आईपीसी। अगर कोई एनिमल किसी को हार्म पहुंचा रहा है, इंजर कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर आईपीसी। ओके, सो वी शुड बी क्लियर विद दैट। Now let's look at certain more things which are part of this essentials of crime. तो पहला ये है कि सेक्शन 11 जो है आईपीसी का वो पर्सन को डिफाइन करता है। पर्सन क्या है? आईपीसी में जो पर्सन है उस डेफिनेशन में कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्संस, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वो सारा कुछ पर्सन कॉन्स्टिट्यूट करता है। मतलब आईपीसी में नेचुरल पर्सन के साथ साथ आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन भी पर्सन हैं, वो क्राइम कमिट करने के केपेबल हैं। फिर जो हमने मेंस रिया देखा, जो मेंटल एलिमेंट देखा, वो आता है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया इस लीगल मैक्सिम से, जिसका ये मतलब है कि बिना एक्ट और गिल्टी इंटेंशन के कोई क्राइम कमिट नहीं हो सकता। एक क्राइम को कमिट करने के लिए एक्ट और गिल्टी इंटेंशन का साथ साथ होना जरूरी है। अब ये जो मेंस रिया है, जो गिल्टी इंटेंशन है या जो मैलिफाइड इंटेंशंस हैं, वो किस तरह से आईपीसी में दो वेज में अवेलेबल है। क्योंकि जो आईपीसी है वो अपने टेक्स्ट में कहीं पर भी मेंस रिया को एज सच या गिल्टी इंटेंशन को, गिल्टी माइंड को कहीं पर भी मेंशन नहीं करता। तो कोर्ट्स ने ये इंटरप्रेट किया है, और हम जनरली भी देख सकते हैं कि आईपीसी में दो वेज में आपको इंटेंशंस देखने को मिलेंगे। पहला है पॉजिटिव वे में, जहां पे वर्ड्स का डायरेक्ट यूसेज है, लाइक इंटेंशनली, फ्रॉडुलेंटली, वॉलेंटरीली, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्रिमिनल इंटेंशन को डिनोट करते हैं। दूसरा है नेगेटिवली, जो चैप्टर्स है जनरल एक्सेप्शंस पे, वो इंडिकेट करता है कि कहां पर एब्सेंस होगा क्रिमिनल इंटेंशन का। तो अगर क्रिमिनल इंटेंशन का एब्सेंस मैंडेटरी है, मतलब क्राइम कमिट करने के लिए क्रिमिनल इंटेंशन होना जरूरी है। तो इस तरह से जो आईपीसी है वो क्रिमिनल इंटेंशन को अपने अंदर इम्प्लाइडली रखता है। इस चीज को कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज के केस में। ये पुराना केस है 1965 का। इसमें ये फर्मली सेटल हुआ था एज अ जनरल रूल कि जो मेंस रिया है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्रिमिनल ऑफेंसेस का इंडिया में। बिना एसेंशियल मेंटल एलिमेंट के जो क्राइम है वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा until and unless expressly written in the statute। अगर स्टैट्यूट में ऐसा लिखा गया है कि वहां पे मेंटल एलिमेंट को प्रिक्लूड किया जा रहा है, तो वहां पर जो कोर्ट है वो
मेंटल एलिमेंट को नहीं जज करेगी। बाकी सारे केसेस में जो मेंटल एलिमेंट है वो इम्प्लाइड है। अब जब हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं, मेंटल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वो है मोटिव। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या है और इनके क्या डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। इंटेंशन जो है, it refers to a purposeful action and a conscious decision to perform an act that is forbidden by law. आप कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि आपको ये काम करना है, जबकि आपको पता है कि वो एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ उसको मना करता है, प्रोहिबिट करता है, तो वो इंटेंशन है। ठीक है। मोटिव क्या है? मोटिव alludes to the ulterior cause that induces a person to do or abstain from doing a particular act. मोटिव वो लार्जर कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आप इंटेंशन फ्रेम करते हो किसी एक्ट को करने का जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एक बहुत पुअर पर्सन है, एक बेगर है, वो किसी शॉप से कोई खाना चुराता है। ठीक है। तो यहाँ पे उसका मेंटल इंटेंशन है जाकर खाना चुराने का, लेकिन वो खाना क्यों चुरा रहा है? क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा है, इसलिए वो मजबूर है खाना चुराने पर। उसको कहीं से भी खाना नहीं मिल रहा, उसके पास पैसे भी नहीं है खाना खरीदने के लिए। तो इसलिए जो उसका जो ये मोटिव है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता और बहुत दिनों से भूखा है, ये उसका मोटिव है। लेकिन जो उसका इमीडिएट इंटेंशन है जाकर चोरी करने का, जिसकी वजह से वो चोरी करने का एक्ट कमिट कर रहा है, वो उसका इंटेंशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब जो इंटेंशन है वो ऑब्जेक्टिव है, वो प्रेजेंट होगा तो ही आप कोई क्राइम कमिट करोगे। और जो मोटिव है वो ड्राइविंग फोर्स है। मोटिव की वजह से आपके अंदर इंटेंशन आता है किसी क्राइम को कमिट करने का। इंटेंशन जो है वो एक्सप्रेस्ड है किसी भी क्रिमिनल एक्ट में, और जो मोटिव है वो इम्प्लाइड है। मोटिव जो है वो लार्जर पिक्चर है क्राइम का, किस चीज की वजह से वो क्राइम कमिट किया गया। इंटेंशन सब्सटैंशियल है क्रिमिनल लाइबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। इंटेंशन प्रेजेंट होगा तभी किसी के ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी लगाई जा सकती है, और जबकि जो मोटिव है वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता क्रिमिनल लाइबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। मोटिव इनसब्सटैंशियल है, मोटिव की वजह से सिर्फ किसी के ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं डाली जा सकती। तो अभी तक हमने देख लिया क्राइम क्या होता है, जूरिस्ट ने कैसे उसको डिफाइन किया है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है क्राइम के, किन किन चीजों के प्रेजेंस की वजह से हम कहेंगे कि क्राइम कमिट हुआ है। तो अब देखते हैं एक क्राइम को कमिट करने के लिए किन स्टेजेस की जरूरत होती है, कैसे कैसे एक्ट नेसेसरी है एक क्राइम को कमिट करने के लिए। पहला तो सबसे पहला है आपका इंटेंशन, जो अभी हमने देखा। अगर आपका गिल्टी माइंड नहीं है, आपने कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं किया है कि आपको एक क्रिमिनल एक्ट करना है, तो दैट विल नॉट बी अ क्राइम। फिर इस इंटेंशन के फर्दरेंस में आप प्रिपरेशन करोगे, किस तरह से यू हैव टू कमिट दैट क्राइम। क्राइम को कमिट करने के लिए यू विल मेक एन अटेम्प्ट, जो भी आपको एक्ट या ओमिशन करना है उसके टुवर्ड्स आप अटेम्प्ट करोगे। और इस अटेम्प्ट को अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो अगर वो अकम्पलिश हो जाता है, तो दैट बिकम्स अ क्राइम, द मेन एक्ट जो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आईपीसी में ये जो मेन एक्ट है, जब अकम्पलिशमेंट हो जाता है तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्राइम। बट जनरली कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जो हम आगे के अपने वीडियोस में देखेंगे, जहां पे प्रिपरेशन या अटेम्प्ट को भी सिर्फ आईपीसी में पनिश किया गया है। तो अगर एक इंसान है, वो कहीं पर चोरी करने के लिए प्लान करता है, तो सबसे पहले उसके पास एक मोटिव होगा कि वो चोरी क्यों करना चाहता है। अगर उसका सिंपल मोटिव है पैसे कमाना, ओके, तो हमने वो ले लिया कि उसका मोटिव था कि वो पैसे कमाना चाहता है। अब वो इंटेंशन फॉर्म करेगा कि वो जाकर चोरी करना चाहता है, उसके अंदर ये गिल्टी इंटेंशन आएगा, गिल्टी माइंड उसका होगा कि वो जाकर ये रॉन्गफुल एक्ट कमिट करना चाहता है। चोरी करने के लिए वो सारे प्लान्स और प्रिपरेशंस करेगा, उसको क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, किस टाइम पर उसको जाना होगा, किस सिचुएशन में उसका जो ये एक्ट है वो सक्सेसफुल होगा, इन सारी चीजों को वो प्रिपेयर करेगा। उसके बाद जब वो उस घर के अंदर एंटर कर जाता है चोरी करने के लिए, और किसी सामान को वो उठा लेता है विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग इट, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन अटेम्प्ट। अब उस सामान को वो उठाकर, जो भी वो चोरी करना चाहता था उसको उठाकर या उन पैसों को उठाकर वो उस घर से बाहर सक्सेसफुली निकल जाता है।
अपने पोजेशन में उन पैसों को ले लेता है, तो वहां पर उसका एक्ट कंप्लीट हो जाता है, वो एक्ट अकम्प्लिश हो जाता है एंड ही हैज डन स्टीलिंग, उसने चोरी की है। तो इस तरह से ये जो 4 स्टेजेस हैं क्राइम के वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आपको अभी तक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था आईपीसी का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर स्टिल आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।